मुझे समझ में भी नहीं आता कि इंटरव्यू मेरा ही ख़राब था या सबका ख़राब गया था। लास्ट टाइम उन्होंने मुझसे पूछा तुम्हारे कितना मार्क्स आए थे, तो मैंने बोला सर आई कांट रिमेंबर व्हाट वाज माय लास्ट मार्क्स। ने कहा यू कांट रिमेंबर योर ओन मार्क्स। वाज लाइक सर as for now I can't recall it. So ne bola okay tell me what was the cutoff for the last, like for the September one. I was like sir I can't sir, it was somewhere 350 because जैसे आपने बोला YouTube में इतनी predictions रहती तो मुझे भी याद नहीं था और मैंने इतना ध्यान भी नहीं, तो मैंने बोल दिया सर 350 समथिंग। सर ने बोला आउट ऑफ, आई वाज लाइक सर 600। इट वाज नॉट कि लाइक 900, आई वाज लाइक सर 600। सर ने कहा आर यू श्योर 600? मैंने कहा यस सर आई एम श्योर। लाइक मैं वहाँ पे गलत जवाब दे। वेलकम एंड जय हिंद डियर डिफेंस एस्पिरेंट्स। कोई चेहरा है कोमल कली का, रूप कोई सलोनी परी का, इनसे सीखा सबक जिंदगी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। और आज एक ऐसी ही बेटी अनुष्का, जिसने हाल ही में इंडियन नेवी के लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी के 153rd कोर्स के लिए अपना रिकमेंडेशन विशाखापट्टनम बोर्ड से प्राप्त किया है। आज हम मिलने वाले हैं अनुष्का से और खास बात यह है कि यूट्यूब पर पहली बार नेशनल डिफेंस एकेडमी के इंडियन नेवी के लिए ये पहली सक्सेस स्टोरी है जो आप सुनने वाले हैं। सो ऑल द गर्ल्स आउट देयर जिनका सपना है सफेद वर्दी धारण करना और इंडियन आर्म फोर्सेस में सर्व करना, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी 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 स्पेशल एपिसोड। सो लेट्स बिगिन। अनुष्का, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो कैसा लग रहा है, फाइनली रिकमेंडेशन भी पा लिया, मेरिट ऑर्डर में भी अच्छा स्थान आपने हासिल कर लिया है। सो व्हाट इज द फीलिंग राइट नाउ? टू बी ऑनेस्ट मैम, लाइक पहले तो सब कुछ फील हो रहा था बट राइट नाउ सब ब्लैंक लग रहा है। लाइक अभी तो कुछ लगता ही नहीं है। ऐसा लगता है जब प्रिपेयर कर रहे होते तो लगता है ये हो जाए ये हो जाए ये हो जाए, लेकिन जब हो जाता है तो सब कुछ ब्लैंक लगने लगता है एक टाइम पीरियड के लिए। सो इस समय ब्लैंक लग रहा है, सब ब्लैंक भी लग रहा होगा और स्पेशल भी फील हो रहा होगा ना। हर जहाँ जाते होंगे वहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस और अटेंशन और प्यार और सब देखते होंगे ना कि कैसे किया। अच्छा, रिटन जब तक आप करते हो एक फेज होता है, एसएसबी में रिकमेंडेशन पा लिया फेज होता है, और मेडिकल्स की टेंशन होती है, वो भी क्लियर हो गया, अब मेरिट की टेंशन होती है। तो वो जो दौर था, काम कैसे रखा, जो एंग्जाइटी होती है उस दौरान, हाउ डिड यू प्लान? और ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? मैम मेरा एज एन एसएसबी इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट और रिटन में इट वाज माय सेकंड अटेम्प्ट। तो रही बात कामनेस की, तो इट वाज समथिंग लाइक वो इतने टाइम से प्रिपेयर करते करते धीरे धीरे आ ही जाता है। इट वाज समथिंग कि नेचुरली आ गया। पेशेंस रखना ही पड़ता है बिकॉज यूपीएससी ऐसा एग्ज़ाम है जो इट टेक्स अ होल ईयर। एग्ज़ाम निकालो, फिर एसएसबी दो, फिर मेडिकल्स दो, फिर मेरिट लिस्ट, तो पूरा साल लग जाता है। तो पेशेंस अपने आप बिल्डअप हो जाता है। अच्छा, एनडीए प्रगति बैच के आप स्टूडेंट रहे सेंचुरियन में रिटन प्लस एसएसबी के, तो ऐसे में आपके साथ के जो स्टूडेंट्स हैं, जब आप देखते हो जैसे आस्था पाठक है पे क्लियर कर लिया, ज्वाइन कर लिया, ट्रेनिंग में अंडर परसूअल है, और अभी तो हाल ही में उनके फादर ने इन्फॉर्म किया था जो वहाँ पे कंट्री रन होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी में, उसने उसमें टॉप किया है आस्था ने। तो ही वाज शेयरिंग दिस अमेजिंग इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स सिलेक्ट हो रहे होते हैं, हर एक स्टूडेंट जो होता है उसकी जर्नी में ये फेस आता है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एनडीए जाना चाह रहे हैं लेकिन किसी वजह से वो अभी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज है आपका, और आपने उस टाइम पर कैसे किया था, कैसे मन पर काबू पाया था? आई थिंक ये तो हर जगह होता है, जब हम स्कूल टाइम में भी होते हैं तो कोई ना कोई हमसे ऊपर होता ही हमेशा। बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम उन पे फोकस ना करके खुद पे फोकस करें कि हमारे फॉल्ट्स कहाँ हैं। जैसे मैं अपना बोलूँ तो जैसे आस्था, जैसे आपने बोला, वो हमारे क्लास में फर्स्ट रहती थी, हमेशा फर्स्ट रहती थी। तो ऐसा कंपटीशन भी चलता रहता कि वो फर्स्ट आती है, ऐसा वैसा। बट माई थिंग वॉज कि मैं अपने प्रीवियस जो मैंने टेस्ट दिया है, मैं कोशिश करती थी एटलीस्ट मेरे उतने मार्क्स ना आए, उससे ज़्यादा मार्क्स आए। तो धीरे धीरे ऐसे क्या हुआ कि जब मैं ये कोशिश करती थी कि मेरे प्रीवियस से ज़्यादा आए, तो मेरे खुद में इम्प्रूवमेंट हुआ। और जब वो खुद में इम्प्रूवमेंट हुआ तो वो रैंक अपने आप आना स्टार्ट हो गई। सो आई वुड सजेस्ट कि नो, डोंट गो फॉर कंपटीशन, इम्प्रूव योर सेल्फ, इट्स मच बेटर। दैट इज गुड। तो हेल्दी जो है एक स्पिरिट भी रहता है उससे, और आपका जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से सेल्फ इंप्रूवमेंट तक का सफर है वो और आसान कर देता है आपके जर्नी को। अच्छा, ऐसे में आप बाहर से आके लखनऊ आए, आपने तैयारी किया, बहुत सारे गर्ल्स आते हैं, बॉयज़ आते हैं, हॉस्टल लाइफ एक होती है, कोई पीजी में रहता है, कोई चाहे अंकल आंट के साथ में रहे, बट अल्टीमेटली आप घर से दूर है, राइट? तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें दैट नाउ यू हैव टू मैनेज ऑन योर ओन, राइट?
सोचना एनडीए क्रैक करना, सपना देखना आसान है, बट अल्टीमेटली पाथ इज डिफिकल्ट, है ना। वहाँ तो मम्मा दे देती है, बर्तन नहीं धोना, कपड़ा नहीं धोना, शी विल डू एवरीथिंग। तो व्हाट वाज योर रूटीन एंड हाउ डिड यू मैनेज, पूरी चीज़ें कैसे करते थे? मैम एज आई सेड मेरा रिटन का सेकंड अटेम्प्ट था, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं यहाँ पे थी। तो उस टाइम पे तो ऐसा मतलब स्टार्टिंग में आई मेड सम मिस्टेक्स, क्योंकि मैं भी पहली बार घर से बाहर निकली थी, तो मैं कभी कभी बिना ब्रेकफास्ट खाए चली जाती थी, या फिर बर्तन ऐसे ही पड़े रहते थे बिकॉज मैं अकेले रहती थी, तो कभी कभी कपड़े भी ऐसे पड़े रहते थे। बट लेटर ऑन लाइक 1-2 महीने बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर जाना है तो कुछ ना कुछ तो रूटीन होना चाहिए। तो फिर उसके बाद आई यूज़ टू मेक मिल्क शेक फॉर माई सेल्फ, बनाना मिल्क शेक किसी भी तरह का, उसमें मतलब ड्राई फ्रूट्स डालना, कोई भी ऐसी चीज़ जो मुझे ब्रेकफास्ट में एनर्जी प्रोवाइड करे ताकि मैं लंच तक सर्वाइव कर सकूं। तो मैं सुबह सुबह स्मूदी कुछ भी बना के ले जाती थी, और फिर लंच होता था तो मैं लंच में भी कुछ ऐसा खाती थी जो थोड़ा हेल्दी हो, ना कि मोमोज़ या कुछ यहाँ पे मिलता है। तो क्योंकि मेरा टिफ़िन आता था, टिफ़िन भी इतना हेल्दी नहीं होता है, तो पहले तो मैं टिफ़िन ख़त्म करती थी, उसके बाद बाहर जाके कुछ भी, जैसे यहाँ पे मिल्क शेक मिलते हैं और फ्रूट जूस मिलता है, तो वो सब पी लेती थी, और लास्ट में डिनर करती थी जो मेरा आता था। और फ्रूट्स मैं नहीं खाती थी, लेकिन मैं उसके अलावा डेट्स, और रात में मैं एक गिलास दूध ज़रूर पीती थी, बिकॉज वो मेरी आदत बनी हुई थी। तो मैं वो पढ़ती थी, लगभग 8 बजे डिनर आता था, तो 8 बजे करने के बाद 11 बजे तक भूख लगाती थी, तो मैं मिल्क पीती थी, फिर मैं पढ़ती थी। तो ये मेरा हो गया था खाने पीने का। और पढ़ाई का तो ऐसा था, मोस्ट ऑफ द डे तो यहीं चला जाता था, लेट नाइट क्लासेस और बाकी सारे सेशंस का। उसके अलावा मैं कोशिश करती थी कि मैं सुबह उठ के पढूं, सुबह पढ़ती थी, या फिर मैं अगर लेट नाइट पढ़ रही हूँ तो मैं कोशिश करती थी कि मैं सुबह एटलीस्ट एक फिक्स टाइम पे उठूँ। तो ये रहता था मेरा। बहुत अच्छा आपने डाइट प्लान शेयर कर दिया है, और मुझे लगता है मैं भी वर्किंग हूँ ना, तो कभी कभी मुझे भी ये सब इम्प्लीमेंट कर लेना चाहिए, बिकॉज आपको यू हैव टू फोकस ऑन योरसेल्फ। तो स्मूथी वाला आइडिया वाज रियली नाइस। अच्छा, इसके साथ साथ में जब हमारा एक सुबह से आप सेंचुरियन आते हो, तो सेंचुरियन का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं, यार ये लोग बड़ा अच्छा ब्रांडिंग कर लेते हैं, एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छी करते हैं, वीडियोस बहुत बढ़िया डाल देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ताने मारते रहते हैं लोग कमेंट्स में, मे बी वो फेक हो या जो भी हो, बट यू जेन्युइनली टेल कि जो हम दिखाते हैं क्या हम वो हैं। और आपको पर्सनली रिटन की प्रिपरेशन में सबसे पहले बताइएगा यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा लगा, फिर धीरे से हम एसएसबी में स्टेप करेंगे बाद में। आई थिंक मैम द फर्स्ट इज़ दैट डिसिप्लिन यहाँ पे बहुत है। लाइक हम लोग कभी 8 बजे का होता था, तो हम लोग कभी लेट हो जाते थे, तो पहले तो वो गार्ड अंकल रोकते थे, पहले पूरी पूछताछ होती थी कि क्यों लेट हुआ, क्या हुआ। तो कभी अब लेट तो लेट हुआ है, फिर हम लोग को अलग अलग बहाने बनाने पड़ते, तो इससे अच्छा होता था डेली टाइम पे ही आ जाओ। और मेरी रूममेट थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा पंक्चुअल थी, और मैं, क्योंकि मेरा मिलिट्री बैकग्राउंड नहीं है, तो मैं इतना ज़्यादा थोड़ा हो जाता था मुझसे, तो उसकी वजह से मैं टाइम पे आ जाती थी। फिर यहाँ पे साक्षी मैम थी, तो साक्षी मैम बहुत एकदम डिसिप्लिन मेंटेन करके रखते हैं। हमारा सिर्फ गर्ल्स का बैच था, तो लड़कियों, मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं गर्ल्स बैच में हूँ, तो फिर उसकी वजह से मैम बहुत एकदम डिसिप्लिन मेंटेन करके रखती थी। लाइक ब्लैक बोर्ड पे कुछ भी नहीं चलाना है, ये सब कुछ भी। तो फिर मोस्ट ऑफ द टाइम हम सब पढ़ते ही रहते थे, और क्योंकि आस्था है और बाकी सारी लड़कियाँ मुझसे भी अच्छी थी, तो वो कॉम्पिटिटिव माहौल रहता था। क्योंकि ये चीज़ सबसे मुझे अच्छी लगी कि जब हम बाहर आते तो हमें पता चलता है हम ही सबसे अच्छे नहीं हैं। क्योंकि मैं अपने स्कूल में लाइक टॉपर्स में रहती थी मोस्ट ऑफ द टाइम, तो मुझे लगता था कि हाँ मेरी पढ़ाई अच्छी है, पर जब मैं यहाँ आई तो मुझे पता चला कि मुझसे भी अच्छे लोग हैं। तो फिर उस वजह से वो कंपटीशन काफ़ी अच्छा मिला। और उसके अलावा रिटन प्रिपरेशन की आई वुड से कि मैथ्स वाज गुड, बट द थिंग इज़ कि टीचर्स पे ट्रस्ट करना इज़ इम्पॉर्टेंट, जो कि शायद मैंने उस टाइम नहीं किया था। बट फिर जब मैंने यहाँ के मॉक टेस्ट, जब मैंने अपने सेकंड अटेम्प्ट में ये सब किया, जो हमें मॉक टेस्ट मिलते थे, जो वीकली मिलती थी, वो मेरे पास सब रखा हुआ था। तो जब मैंने सेकंड अटेम्प्ट में उन सबको रिव्यू किया, तो मुझे पता चला कि मैंने मिस्टेक्स कहाँ करी थी। लाइक मुझे उन सबको रिव्यू करना चाहिए था। टीचर्स ने जो हमें बताया था, जैसे जो हमारे सर थे वो हमें बताते थे कि आप एक कॉपी बना लीजिए, जिस पे आप क्या करिए कि हर एक दिन, जैसे मान लीजिए आपने 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, तो आप पर डे हर एक चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन करिए। और आस्था, आई रिमेंबर हम लोगों ने उससे पूछा भी था, वो शी यूज्ड टू फॉलो दैट। तो 1-2 दिन तो मैंने भी किया, फिर मैं भूल गई, करना छोड़ दिया था। तो वो क्या करते थे, इससे क्या होता था, सर बोलते थे कि इससे कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है, जो कि मैंने मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं करी, बट मैंने सेकंड अटैम्प्ट में यही एडवाइस फॉलो करी, एंड दैट वाज वेरी गुड थिंग। क्योंकि हमें वो चीज़ें रिमेंबर रहती है। अगर कुछ भूल जाते हैं तो मेरे पास सर ने बोला था कि एक चार्ट बना लेना जिसमें सारे फॉर्मूला सब कुछ लिखे हैं, वो मैंने नहीं किया था, मैंने सेकंड अटैम्प्ट में किया, तो फिर वो हो गया। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें थी जो सर ने हमसे बोली थी और मैंने नहीं की, पर जब मैंने वो चीज़ सेकंड अटैम्प्ट में करी तो वो काफ़ी ईजिली सब हो गया था। तो आई वुड से कि टीचर्स पे मुझे भरोसा करना चाहिए था, और मैंने जो गलती करी आई वुड से कि बाकी लोग ना करें।
It's better late than never. That is the funda. All right. So now बहुत सारी जो students हैं they are preparing for their April attempt है ना, तो ऐसे में क्या, because 12th वाले बच्चे तो बेचारे वो बोर्ड्स भी देना है, अभी सितंबर वाला भी नहीं मन में चल रहा होगा निकलेगा और नहीं निकला, और अभी अप्रैल वाले पे दिमाग लगा हुआ है, क्या करना चाहिए ऐसे में, व्हाट स्टैंडर्ड सेट क्या फॉलो कर ले, बिकॉज एनडी का एग्जाम बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइंड है, आप चाहे मैथ्स के हो चाहे नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हो ह्यूमैनिटीज के हो, इट्स ओपन फॉर ऑल। तो मतलब कुछ ना कुछ तो यूपीएससी इतना थॉटफुल दे रही है ना कि वो किसी के लिए हार्ड या किसी के लिए कम नहीं होगा, वो बैलेंस्ड पेपर बना रही है, राइट। बट दीज डेज नाउ आप देख रहे हो कट ऑफ डाउन हो रही है ना, ड्रास्टिकली। पहले ऐसा नहीं होता था, अभी 2 साल से ये भी होने लगा है। हाँ जी, टफ हो रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसी हिसाब से देख रहे हैं। पहले प्रिडिक्शन होती थी हमारी 340 350, नाउ यू सी अब 290s के रेंज में प्रिडिक्शन होना शुरू हो गया है। तो ऐसे में व्हाट एडवाइस एंड व्हाट टिप्स यू वुड लाइक टू शेयर टू द स्टूडेंट्स? मैम आई थिंक अगर कोई बच्चा 12th में है तो आई वुड से कि जस्ट स्टिक 12th में या फिर कोई भी प्रिपेयर कर रहा है, जस्ट स्टिक टू द सिलेबस। बिकॉज मैंने जितना देखा, बिकॉज मेरी रूममेट्स थी, सो अंशु दीदी एंड शुभम भैया, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर पीसीएस। अगर आप सिलेबस से पढ़ रहे हैं तो ना उससे बाहर कुछ आएगा ना कुछ इधर उधर का होगा। बट एट दैट टाइम मैंने वो नहीं सुना था, मैंने सिर्फ वो चैप्टर्स पढ़े थे जो बहुत ज़्यादा वेटेज रखते थे प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देख के। तो उसमें मेरे मैथ्स में कुछ पोर्शन रह गया था, बट सेकेंड टाइम मैंने उन्हीं की एडवाइस फॉलो करी और मैंने पूरा सिलेबस पढ़ा था। जो 12th में बच्चे होते हैं, जब हम जेई की प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो जेई में आते हैं, बट उनमें से बहुत सारे टॉपिक्स मैंने ऐसे देखे जो एक्चुअली एनडीए में आते ही नहीं है, बट बच्चे उसे पढ़ते हैं एंड दे आर एक्चुअली टफर। जब मैंने उन्हें पढ़ा तो मुझे पता चला ये बहुत टफ है, तो मुझे एक पॉइंट पे लगा कि इतना टफ मैथ्स आता है इसमें। बट फिर मैंने जब सिलेबस देखा तो उसमें वो था ही नहीं, एंड वो एक्चुअली पूछा भी नहीं जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे सिलेबस को पढ़े। अगर सिलेबस को पढ़ रहे हो मैथ्स के लिए पर्टिकुलरली, तो आप ईजिली कर लोगे। और दूसरा तरीका जो मैंने फॉलो किया था वो ये कि क्योंकि मैं 11th 12th करके आई थी तो रिटन का काफ़ी रहता था, वही मेरी आदत पड़ी हुई थी, मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में वही सब सॉल्व करना। बट सेकेंड अटैम्प्ट में मैंने क्या किया कि मैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करती थी ना, तो मैं अपने बगल में एक फ़ोन रखती थी और उसमें टाइमर लगाती थी। तो फिर एक क्वेश्चन सॉल्व किया और फिर उसको टाइमर स्टॉप किया। तो जब फॉर एग्जांपल मेरे स्टार्टिंग में तो 5 मिनट्स लगते थे मुझे, पर फिर धीरे 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 वो दिमाग में कैलकुलेशन स्टार्ट हो गई कि हाँ इतने में इतना हो जाएगा। तो एक टाइम था कि 5 सेकेंड्स में भी मेरा एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था। स्पीड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, एक्यूरेसी इज़ इम्पॉर्टेंट, बट स्पीड उससे ज़्यादा, क्योंकि जब रह जाता है तो, क्योंकि बहुत सारे, जब मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चन ईजी थे जो एटलीस्ट 5 सेकेंड्स में मैं उसे पढ़ के ही मैं कर रही थी, क्योंकि दिमाग में कैलकुलेशन इतनी वो हो गई थी, स्पीड अप हो गई थी। तो मुझे लगा कि अगर मैं थोड़ा और जल्दी करती तो हो जाता। इस तरह की ट्रिक अपनाएं जिससे स्पीड आपकी बढ़ जाए, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा मैथ्स के एग्ज़ाम में। और रही बात जीएस की, तो इंग्लिश की बुक जैसा मैंने यहाँ पे पढ़ा था, इंग्लिश की बुक इज़ वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अगर किसी को मैं आईसी बोर्ड से थी तो मेरी इंग्लिश ऑलरेडी अच्छी थी मैम, तो फिर जो इंग्लिश की बुक थी वो मैंने पढ़ी थी, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे और काफ़ी सारी चीज़ें थी जो बहुत अच्छी थी इंग्लिश की बुक में। तो वो मैं सजेस्ट करूँगी, अगर कोई किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो वो उससे पढ़ सकता है। उसके अलावा जो साइंस की बुक है उसमें बहुत सारे पीछे MCQs हैं, वो बहुत हेल्पफुल थे। उसके अलावा जो जीएस था, मतलब इट्स नॉर्मल जीएस, अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ रहे हो तो आराम से आपका निकल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और रही बात उसकी क्या बोलते हैं करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स मैंने सब यूट्यूब से देखा था कि यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस आती हैं, तो मैंने बस उन्हें ही पढ़ा था। तो अल्टीमेटली कंसिस्टेंसी इज द की, कि जो आप कर रहे हो उसको छोड़ो नहीं, और जो एडवाइस आपके जो टीचर्स दे रहे हैं प्लस उसको फॉलो। तो बार बार जब आप चार्ट्स लगा लोगे आपके सामने आता रहेगा, तो आपके वो साइकोलॉजी में कॉन्शियस सबकॉन्शियस पढ़ाते रहे तो सेव होता रहता है वो माइंड में कहीं ना कहीं। राइट यूटिलाइजेशन ऑफ एवरीथिंग वो आपको सर्व ही करती है, गुड पर्पस है ना। रिटन क्लियर हो जाता है। अब एसएसबी की जंग ही है वो एक तरीके से, शुरू में लगता है क्योंकि जब हमें मिथ्स होते हैं कि हाई ये एसएसबी ऐसा है, बट अल्टीमेटली जब आप प्रिपरेशन करते हो तो आप ये देखते हो कि एक मेथड है, आप इवॉल्व भी हो रहे हो साथ में एज अ पर्सन, राइट। तो यू नो ये फर्स्ट डे इन द क्लास शकाशक बड़ी भी होती है, कभी कभी तो क्लासेस सारी चीज़ें रहती है और गर्ल्स भी बहुत सारी दिखती होंगी, है ना। तो आपको तो मेजर कंपटीशन तो गर्ल्स से ही है भाई, मुझे आई हैव टू फाइट फॉर द सीट्स, राइट। तो हाउ वाज योर फर्स्ट डे, क्या चल रहा था माइंड में, किसका सेशन था, कैसा ओपनिंग रहा? सर मुझे पहले से जानते थे, मैं यहाँ पे रिटन की स्टूडेंट थी, तो सर ने मुझे पहचान लिया था। फिर मैंने सर को इंट्रो दिया, फिर सर की क्लासेस चली। तो इट वॉज समवेयर लाइक कि मुझे थोड़ी सी नर्वसनेस हो रही थी बिकॉज लड़कियाँ नहीं थी। तो मुझे याद है मेरी फ्रेंड ईशा सृष्टि, तो वो यहाँ पे थी, तो मेरी सबसे पहले बात उन्हीं दोनों से हुई। एंड ईशा मेरे साथ गई भी थी NSB वाइजैक, तो हम दोनों की तीनों की काफ़ी अच्छी बनने लगी धीरे ओवर द टाइम। और फिर ऐसा ग्रुप बन गया था हमारा कि जब हमारी GD होती थी
तो मतलब हम लड़कों के साथ भी जीडी करते थे, तो मुझे ऐसा पर्टिकुलरली लगता है कि जब मैं लड़कों के साथ करती थी तो मेरी वॉइस थोड़ी बढ़ जाती थी, क्योंकि लड़के तेज़ चिल्लाते हैं तो मुझे भी चिल्लाना पड़ता था। तो हम लोग जीडी करते थे, तो जीडी से पहले हम लोग क्या करते थे कि अपनी एक छोटी मिनी जीडी करते थे 5 मिनट की। मैं टाइमर लगाती थी, हम क्योंकि सीट्स लगी होती थी, सर आने वाले होते थे, देखते रहते कैमरे में जब उधर एक ग्रुप जो है कर रहा होता है, दूसरा परफॉर्म कर रहा होता है। तो वो सर आने से पहले 5 मिनट हम लोग लगा लेते थे, और किसी से भी बोलते थे कोई भी टॉपिक दे दो, तो फिर हम लोग 5 मिनट मिनी जीडी करते थे, फिर बाद में एक्चुअल जीडी करते थे। तो ऐसा रहता था हम लोगों का। नाउ कमिंग ऑन टू द पर्सनल इंटरव्यू, है ना, इधर भी आपने दिया होगा काफी सारा, उधर भी गया, तो सिमिलैरिटी क्या मिली, प्लस आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस जो भाई वाइजैक में पूछे गए थे, मतलब विच यू वुड लाइक टू शेयर, इंटरेस्टिंग भी है सारी चीजें। मैम आई थिंक मेरा पूरा इंटरव्यू ही इंटरेस्टिंग था, एंड मुझे समझ में भी नहीं आता कि इंटरव्यू मेरा ही ख़राब था या सबका ख़राब गया था। क्योंकि मेरा पहला इंटरव्यू था प्रेसिडेंट के साथ, और मुझे पता भी नहीं था कि वो प्रेसिडेंट हैं। तो बाद में पता चला कि प्रेसिडेंट जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब जिसका भी इंटरव्यू होता है वो बहुत बेकार जाता है सबका इंटरव्यू। अच्छा, वो पहले नहीं पता चला। तो मैं गई वहाँ पे, तो मुझसे तो मेरे मोस्टली सवाल ऐसे थे जिनका मैं बोल रही थी सर आई डोंट नो सर, नो सर, सर आई विल लेट यू नो इन द कॉन्फ्रेंस, ऐसे करके मैं जवाब दे रही थी। फॉर एग्जांपल सबसे इंटरेस्टिंग क्या बोलूँगी, इट वाज समथिंग लाइक सर ने पूछा ओके टेल मी, जो हमारी इंडियन ओशन की जो कोस्ट लाइन होती है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, तो वो बताइए, उसको डिस्क्राइब करिए। तो मैंने वो सब डिस्क्राइब किया, तो फिर इंडियन ओशन की बात आई, तो फिर उन्होंने बोला कि इंडियन ओशन में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं। तो मैंने बोला सर मुझे एक ही याद आ रही थी उस समय, मालदीव्स। मैंने बोला सर मालदीव्स, दिस इज़ ऑल आई नो एज़ फॉर नाउ। सर ने बोला मैंने बोला था ऑयल रिफाइनरीज भी आती हैं, तो सर ने बोला इंडियन ओशन में ऑयल रिफाइनरीज बताओ। मैंने कहा सर आई डोंट नो सर। फिर सर ने बोला अच्छा कौन सा इंडिया में ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑयल रिफाइनरीज मिलती हैं। मैं सर से बोल रही हूँ सर आई डोंट नो सर। सर बोलते अच्छा ओके टेल मी व्हाट आर द यूनियन टेरिटरीज इन द इंडियन ओशन। मैं बोलती हूँ सर लक्षद्वीप, दिस इज़ ऑल आई कैन रिमेंबर एज फॉर नाउ। मैं अंडमान निकोबार भूल ही गई हूँ। फिर क्या होता है कुछ टाइम बाद ये सारी बातें हो रही होती हैं, फिर सर पूछते हैं कि लास्ट टाइम क्यों नहीं हुआ, कैसे क्या। तो मैं बोलती हूँ कि सर मेरा थोड़ा जीएस का रह गया था, जीएस में थोड़ा मार्क्स कम आए थे, इस वजह से ओवरऑल कट ऑफ रह गई थी। सर ने बोला कि ओके टेल मी विच वॉज द वीकेस्ट सब्जेक्ट जिसमें आपकी वजह से रह गया। आई वाज लाइक सर ज्योग्राफी, बिकॉज मुझे ज्योग्राफी में एक भी सवाल नहीं आ रहे थे। तो मैंने बोला सर ज्योग्राफी। सर ने कहा ज्योग्राफी इट डजंट कंटेन एनी लाइक मच पोर्शन। मैंने कहा नो सर इट कंटेन्स लाइक 5 to 10 क्वेश्चंस कम। सर ने बोला हाउ मच मार्क्स। मैंने कहा सर 40 मार्क्स। मैंने कहा ओके 40 मार्क्स। ही वाज लाइक वेरी एक्सप्रेशन लाइक। मैंने कहा यस सर। एंड देयर वाज लाइक पॉइंट जहाँ पे सर ने मुझसे पूछा कि रिटन में कितने मार्क्स का, मतलब लाइक लास्ट टाइम उन्होंने मुझसे पूछा तुम्हारे कितना मार्क्स आए थे। तो मैंने बोला सर आई कांट रिमेंबर व्हाट वाज माय लास्ट मार्क्स। मैंने कहा यू कांट रिमेंबर योर ओन मार्क्स। और लाइक सर as for now I can't recall it. सर ने बोला okay tell me what was the cut off for the last like for the September one. I was like sir I can't sir it was somewhere 350 because जैसे आपने बोला YouTube में इतनी predictions रहती तो मुझे भी याद नहीं था और मैंने इतना ध्यान भी नहीं, तो मैंने बोल दिया सर 350 समथिंग। सर ने बोला आउट ऑफ, I was like sir 600. It was not कि like 900. I was like sir 600. सर ने कहा are you sure 600? मैंने कहा yes sir I'm sure. Like मैं वहाँ पे गलत जवाब दे रही थी, मुझे पता भी नहीं था मैं गलत जवाब दे रही हूँ, बस मैंने बोला yes sir. सर ने बोला कि okay tell me what is the percentage wise. So मैंने बोला सर more than 50%. तब थोड़ा बहुत realization हुआ कि 50% तो नहीं था, 25% था कट ऑफ। तो मैंने कहा सर more than 50%. सर ने कहा you are a student of BSc, tell me what is the percentage. और मैं वहाँ पे बोल रही हूँ सर ऐसे करके कैलकुलेट करके बोल रही हूँ सर अप्रॉक्सीमेटली 50 to 53%. ओके 53% इज़ द कट ऑफ फॉर NDA. आई वाज लाइक यस सर इट इज़ द कट ऑफ फॉर NDA. और फिर जब मैं बाहर आके मैंने अपने फ्रेंड से डिस्कस किया जो मेरी बातें, तो मुझे रियलाइजेशन हिट हुआ कि बहुत गंदा देकर आई हूँ मैं मेरा इंटरव्यू। उसके अलावा एक टॉपिक था कि जब मैं ट्रेन से ट्रैवल करती हूँ तो उस समय जो स्टूडेंट ID होती है, तो इट वॉज समथिंग कि मेरे पास इट वॉज समथिंग दैट आई मेकअप बिकॉज मैं घर पर प्रिपेयर करती थी। सो आई वॉज लाइक स्टूडेंट ID मुझे पता था क्या होता है कैसा होता है, बट ही वेंट इन टू डीप। उन्होंने पूछा स्टूडेंट ID कितने में बनती है, स्टूडेंट ID किसने बनवाई। अब मैं वहाँ पे कुछ ना कुछ बोले जा रही हूँ, फिर मुझे ध्यान आता है ये तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। फिर मैं बाहर आके बोलती हूँ गया मेरा इंटरव्यू, तो ऐसा लगता है कि मेरा ही बेकार गया है। अब जब उनका हो गया होता है तो लगता है कि अब हो जाएगा शायद। सुकून मिलता है ना सुन के सबका। चलो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे और यूनिक क्वेश्चंस आपने बताए। बहुत सारे कैंडिडेट्स को मैं इस तरीके से बैठ के शो में बात करती हूँ, बट सबके डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस है, बट आज आपके क्वेश्चंस मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगे सबसे। अच्छा ऐसे में साइक टेस्ट कैसा रहा आपका, और यहाँ पे प्रोफाइल मैपिंग का एक्सपीरियंस रहा होगा आपका, और उधर का जो साइक टेस्ट था क्या सिमिलैरिटी लग रहा था या किस हिसाब से आपको लगा?
मैम आई वुड से सिमिलैरिटी मुझे सबसे ज़्यादा लगी थी वैट में, बिकॉज सर ने जो वैट समझाई थी तो वैट तो मैं सारी ही करके आई थी, मैंने एक भी वैट नहीं छोड़ी थी। और पता नहीं कि वो ऑटोमेटिकली जैसे सर ने बताया था, क्योंकि सर ने बोला था कि अगर आप ये वर्ड बना रहे हो तो इससे सेंटेंस बनाए तो इससे आपकी ये क्वालिटीज़ निकल रही हैं, ये वाली क्वालिटी, तो वो सब पता नहीं दिमाग में था क्या, वो 60 के 60 बन गए। बट देयर वाज अ वर्ड विच आई रिमेंबर विच वॉज मरकरी, क्योंकि मरकरी एक न्यूट्रल वर्ड है, तो उस पर समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लिखूँ क्या लिखूँ, तो मैं लिख के आ गई मरकरी इज़ द हैवीएस्ट मेटल। इट वॉज नॉट इवन लिक्विड मेटल, हैवीएस्ट मेटल। अब मैं बाहर आके सोच रही हूँ क्या लिख कर आ गई हूँ, हैवीएस्ट मेटल। बाकी लड़कियों से पूछती हूँ, एक ने लिखा है मरकरी इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू अर्थ, मरकरी इज़ द प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो मुझे लगा इन सब से तो मेरा जवाब अच्छा ही है कम से कम। और साइक, इट वॉज जो सर ने बताया था, नॉर्मली सर ने बोला रिलैक्स रहना और जो आए वही लिखना। तो मुझे याद है, जैसा कि मैंने बताया भी था अभी, उसमें 11th स्टोरी थी, उसमें स्टोरी क्या थी मैम कि एक पिक्चर थी, उसमें एक लड़का लड़की थे, दोनों हाथ पकड़े हुए थे और लड़के के हाथ में बैग था और पीछे से कुछ घरेलू जैसा कुछ लग रहा था। तो मैं सोचूं इस पर क्या स्टोरी बनाऊं क्या स्टोरी बनाऊं, तो मैंने क्या बनाया कि दोनों ना भाई बहन थे और जो लड़का है वो बाहर जा रहा था ऑफिस के काम से, तो लड़की ने उसका हाथ पकड़ा एंड शी सेड दैट यू आर फॉरगेटिंग द टिफ़िन, लेट मी ब्रिंग दैट। फिर उसके बाद वो टिफ़िन लेकर आती है और मैं एक्शन पॉइंट्स में लिखती हूँ कि वो अपने मम्मी पापा का ध्यान रखती है, दवा का ध्यान रखती है, और फिर उसके बाद वो अपनी पढ़ाई भी करती है, भैया के आने के बाद अपना वर्क रिज्यूम कर देती है, ये सब लिख के आ जाती हूँ। SOR पूरा आपने डाल दिया। हाँ, हमारा SRT हुआ तो SRT में भी सर ने बताया था कि क्रिस्प रखना, छोटा सेंटेंस, और मतलब छोटे छोटे सेंटेंस में एकदम जल्दी जल्दी हो जाएगा। और यहाँ पे सर ने प्रैक्टिस भी करवाई थी हम लोगों की कई बार, तो वो था। और फिर मैंने जो हमारी बुक है रणनीति बुक, उसमें से भी मैंने प्रैक्टिस कर रखी थी। और उसके अलावा जैसे जो काफ़ी सारा हमारा जो ग्रुप बना हुआ था जो हम सारे बच्चों का, तो उसमें भी हम लोग टेलीग्राम से या कहीं से SRT या WAT डालते रहते थे डेली, तो हम लोगों की प्रैक्टिस रहती थी वो। मेरे लगभग 55 आउट ऑफ 60 SRT हो गई थी कंप्लीट, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे तो मेरी 40 हार्डली हो पाती। यहाँ की SRT मुझे लगता है कंप्लीटली भी काफ़ी हार्ड थी, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे दिया तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, पर जब मैं वहाँ गई तो वहाँ पे सिमिलर SRTs थी कुछ कुछ, तो बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा था कि बहुत जल्दी हो गया। और फिर मैं बाहर आती हूँ तो पता चलता है कि लोगों ने 60 कर रखी हैं और किसी किसी की 47 हुई हैं, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि चलो अच्छा कर लिया है। फिर उसके बाद सर ने बोला था SD की बारी आई, तो सर ने बोला था पहले से प्रिपेयर करके जाना, इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल कि आप क्या लिखना है। तो मैंने 1-2 बार लिख के कोशिश करी थी और सर को पढ़ाया भी था मैंने मेरा SD की कैसे क्या, तो सर ने उसमें चेंजेस भी करवाए थे। तो जब मेरी बारी आई तो मैंने लिख दिया अपना वो सब, और फ्यूचर में मैंने लिखा, सर ने बोला जो तुम्हें फ्यूचर में करना है वो लिख कर आना। तो मैं लिख कर आई थी, आई वांट टू डू हॉर्स राइडिंग, आई वांट टू डू माउंटेन क्लाइंबिंग, आई वांट टू डू व्लॉगिंग, ट्रैवल, ये सब लिख कर आई। और वो सब लिखने के बाद 5 मिनट मैं बैठी रही, बाकी सारी लड़कियाँ लिख रही थी, मेरा अपने आप कंप्लीट हो गया पूरा। फिर मैं बाहर आके देखती हूँ तो बाहर आके लड़कियाँ बोलती हैं, उन्होंने मतलब मैंने उनसे पूछा तुम लोगों ने क्या क्या लिखा, तो वो एक बोलती है मेरे बगल वाली कि वो बोलती है कि आई हैव रिटन दैट आई वांट टू, उसका एक्सप्रेशन ऐसे ही था मैम, आई वांट टू बिकम एन ऑफिसर इन द आर्म फोर्सेज, इन द नेवी, आई वांट टू सर्व माय कंट्री फ्यूचर में। और मैं सोचती हूँ मैं ये सब लिख कर आई हूँ, ये लोग सबके सब ऐसे, और सारी की सारी लड़कियाँ, सिर्फ मैं थी जिसने ये सब लिखा था, बाकी सब ने ऐसे ही लिखा था। सर का काफ़ी अच्छा था, साइक ने जो सर ने बताया वो काफ़ी ज़्यादा आया था, स्पेशली SRT और WAT में, और जो साइकोलॉजी में सर ने जो करेक्शंस करे थे वो। दैट इज गुड। एंड GTO, यू नो जनरली गर्ल्स को रहता है यार ये चढ़ना, यहाँ से कूदना, यहाँ से छलांग लगानी है, ये बर्मा ब्रिज, ये कमांडो वॉक और सारी चीज़ें। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एंड हाउ डिड यू मैनेज द फुल ऑन प्रैक्टिस? क्योंकि PGT HGT अगेन इट्स इम्पॉर्टेंट, फट्टा बली रस्सी तो पकड़ना नहीं है, आइडिया जनरेशन इज वे इम्पॉर्टेंट है ना, बहुत सारे एस्पेक्ट्स रहते हैं। तो कैसा था आपका वहाँ पर एक्सपीरियंस एंड कब पता लगा कि यार मैं अच्छा कर रही हूँ? बिकॉज ये वाइब आना ज़रूरी होती है ना सेटिस्फैक्शन की। और क्या ऐसा कोई ऐसा टास्क हुआ अच्छा नहीं हो पाया? तो मैं आपको जो भी मैं जनरली देख पा रही हूँ कि आपको पहले पहले फीलिंग आई यार अच्छा नहीं किया, लेकिन उसके बाद में यू वेंट इनटू सेल्फ रियलाइजेशन, यार ठीक किया मैंने। तो ये फीलिंग लाना ड्यूरिंग द इंटरव्यू प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपका अगला टास्क अफेक्ट ना हो, तो यू नो लेट गो भी करना चाहिए। तो उस परस्पेक्टिव से GTO का कैसा रहा आपका? और नेवी का, क्योंकि द फर्स्ट कैंडिडेट फॉर द नेवी दैट टाइम इन फीमेल्स आई एम गोइंग टू यू नो डू इंटरेक्शन, तो उसमें नेवी के परस्पेक्टिव से गर्ल्स का भी बताइएगा, ठीक है? समथिंग डिफरेंट या कैसा रहता है?
मैम सबसे पहले तो क्योंकि मेरा जिस दिन साइक था उसी दिन मेरा इंटरव्यू हो गया था और क्योंकि विशाखापट्टनम में मतलब काफ़ी बारिश होती है, तो हमारे टाइम में भी काफ़ी बारिश हो रही थी, तो हम लोगों को लगा सब कुछ स्लिपरी और ये सब होगा। तो उससे पहले ना हमारा जो ग्रुप था तो हम लोगों ने थोड़ा डिस्कस किया था कि कौन पहले जाएगा क्या होगा, तो वो सब डिस्कस था। इनिशियली जब हमारा जो स्नेक रेस होती है वो बहुत अच्छा जा रहा था, बट बीच में कुछ ऐसा हुआ कि हम लोग थोड़ा नहीं कर पाए थे। वो सब हो गया क्योंकि बारिश भी हो रही थी। हाँ, तो हमारा तो मेरा जो जीटीओ था मुझे याद है हम लोग वाइट पहने हुए थे, मैं इकलौती लड़की थी क्योंकि मैं पूरा ऐसे चॉकलेट सी हो गई थी, पूरे में मट्टी लगी हुई थी, मेरे कपड़े भी अभी भी उनका स्टेन गया नहीं है, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी। और जब मेरा कमांड टास्क हो रहा था उस समय तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। सर तो अपना शेड में बैठे हुए थे, हम बच्चे खटपट्टा बल्ली लेके वहीं ग्राउंड पे थे और वहाँ का ग्राउंड काफ़ी छोटा था और ऑब्स्टिकल्स सेंचुरियन से बहुत ज़्यादा छोटे थे, कंपेरेटिवली लाइक 50% से भी कम। और जो मैंने देखा वो कंपेरेटिवली यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इजी थे, क्योंकि मैं सोची मुझे आ रहा था कि करना क्या है, मैं सीधे लगा के कर रही थी और मेरे शायद कमांड टास्क विदिन 2 मिनट्स हो गया था, बहुत ईजिली हो गया था। और जो वहाँ के टास्क मुझे लगता है काफ़ी मतलब मे भी हो सकता है मुझे लग रहा हो काफ़ी इजी लगे मुझे एज़ कम्पेयर टू सेंचुरियन जो मैंने यहाँ पे किया। और यहाँ पे हम लोग ऐसा भी करते थे कि क्योंकि हम सबका ग्रुप बना हुआ था, 5-6 लड़के थे, 2 मैं, सृष्टि, ईशा और सैम भैया, समक्ष भैया, सुशांत, ये सब थे। तो फिर क्या हुआ कि हम सबका ग्रुप बना हुआ था, तो हम सब अब इतने सारे लोग हैं तो एक ही उस पर काफ़ी सारे आइडियाज़ आते थे, तो हम लोग एक ही ऑब्स्टिकल कम से कम 6-7 वेज निकाल लेते थे। तो वहाँ जाके इतना समझ में आ गया था कि इसका हो जाएगा। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स थे, तो देवर गर्ल्स जिन्होंने लगभग 12 के 12, 6, 7 ऐसे कर रखे थे। और वहाँ पे बारिश बहुत हो रही थी, तो जो इंस्ट्रक्टर थे जो हमें दिखा रहे थे वो भी एक बार गिर गए थे नीचे। तो जब मेरी बारी आई तो मुझे याद है जब मैंने यहाँ पे सेंचुरियन में किया था, क्योंकि यहाँ के ऑब्स्टिकल्स काफ़ी बड़े हैं, तो जब वो डबल जंप होती है, ऊपर से प्लैंक से नीचे होता है, तो मुझे याद है जो हमारे पीटी वाले सर थे, तो मुझे बहुत मतलब मुझे हाइट से डर नहीं लगता, मुझे इस बात से डर लग रहा था कि उसमें गैप बहुत ज़्यादा थी बीच में। तो मुझे लग रहा था मैं नीचे गिरी तो फिर टूट टाट के नीचे गिर जाऊँगी। तो मुझे, और फिर क्योंकि एसएसबी थी बिल्कुल पास में, तो मैंने कहा अभी तो चोट नहीं लगनी है, बस फिर मैंने कहा एक बार तो करके आऊँ मैं। तो मुझे याद है मैं उस दिन 5 मिनट ऊपर खड़ी रही थी, सर नीचे बोल रहे हैं नीचे कूदो, मेरी फ्रेंड्स बोल रही हैं, पीछे एक लड़का था हमारा फ्रेंड शशांक, वो सब पीछे से चिल्ला रहे हैं कूदो वरना धक्का देंगे आके। तो सर ने मुझे एक बात बोली थी, सोचो तुम्हारे पीछे बंदर पड़ा हुआ है। तो मैं वही बात सोच के बस मैं जय श्री राम बोल के नीचे कूद गई थी। तो यही चीज़ मैंने वहाँ पे करी थी, जब मैं ऑब्स्टिकल कर रही थी तो मैं सोच रही थी बस मेरे पीछे बंदर पड़ा हुआ है, भाग भाग के कंप्लीट कर लो इसे। और मैं सोच रही थी इतनी मेहनत करके आई हूँ, अब यहाँ पे हाथ पैर टूट गए तो कोई बात नहीं, वहाँ पे अब नहीं कुछ होना है। तो मैंने बस फटाक सब कुछ कर लिया। फिर आता है बैरल जंप। मैंने बैरल जंप 3 बार किया था मैम, पहली बार नहीं हुआ, दूसरी बार नहीं हुआ, तीसरी बार आई वाज लाइक चलो कर लो, हो गया, एसएसआर टाइम जा रहा है, एसएसआर के सामने बेइज्जती नहीं करानी है। फिर मैंने कर लिया और फिर मैंने तीसरा करके फिर मैं जब मेरे शायद 6 ऑब्स्टिकल हो गए थे 3 मिनट्स में, फिर मैं गई वहाँ पे, पर मेरे जल्दी हो गए थे। मेरा बस यही कॉन्सेप्ट था बंदर पीछे पड़ा है भाग लो बस, ताकि जल्दी हो जाए कुछ। तो जैसे सर ने एडवाइस करी थी कि बस सोचो, और मैं कर ली, तो बस वो हो गया था। और जैसे जो डबल जंप था वो छोटा था, डिच बड़ी थी, बैरल छोटा था, बट फिर भी मैं नहीं कर पा रही थी, तो इस तरह के था, तो वो उतना ही बड़ा, तो मैंने तो आसान से कर लिया था। बट मेरी एक फ्रेंड थी जो हमारे साथ थी, तो वो वहाँ पे अटक गई और वो ना ऐसे हिलने लगा, वो क्योंकि बारिश हुई तो वैसे से हिलने लगा। तो मुझे याद है वो जो अम्मा थी ना, वो बताती है कि वो अम्मा ना ऐसे सिर पे बोरी रखे हुए ऐसे करी थी और वो ऐसे हाथ करी हुई थी, जैसे वो बोल रही थी कि अगर मैं गिरूंगी तो मुझे गोद में ले लो। वो ऐसे, वो वहाँ की मतलब बहुत स्वीट थी वहाँ की लेडी हैज़, और वो ऐसे करके खड़ी हुई थी कि अगर वो नीचे गिरेगी तो सीधे ऐसे उठा लेगी, बट होपफुली वो गिरी नहीं थी, उसने जैसे तैसे कंप्लीट कर लिया था और वो आ गई थी। तो ऐसे बहुत अच्छा था वहाँ का एक्सपीरियंस। मेरा तो हर एक्सपीरियंस ऐसा ही था, एकदम फनी, एकदम लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। अब लाइफ टाइम के लिए आप डेडिकेट होने जा रहे हो आर्म फोर्सेस को, तो दैट हैज़ टू बी अमेजिंग एंड फॉरएवर लास्टिंग इनटू द माइंड, राइट। अच्छा, एक और इंसिडेंट है कि शिशिर सर वैसे तो जनरली बोल देते हैं भाई तुम रिकमेंड हो जाओगे, और हमारे पास में क्लिप्स भी आ जाते हैं क्योंकि क्लासेस हैं, सारी चीज़ें रहती हैं। वो एक इंसिडेंट जब आपको भी ये स्टेटमेंट बोल दिया गया था, वो भी बताइए। अगला नंबर तुम्हारा इसके बाद है, अगला नंबर इसका है 27 के बाद 27 को इसकी एसएसबी, अगला नंबर इसका है, पहले बता दे रहा हूँ।
टू बी ऑनेस्ट ऐसा मुझसे सर ने 2 बार बोला है। एक बार तो सर के सामने ही, जब मैं एक बार रोली चंदन कर रही थी एक कैडेट का, तब मैं सर ने बोला था कि नेक्स्ट तुम्हारा ही होगा। उसके अलावा एक बार मैं प्रोफाइल मैपिंग कराने गई थी, मुझे याद है मैं उस दिन काफ़ी लेट, लगभग 8 बजे तक रुकी थी यहाँ पे, 8-9 बज गए थे। तब सर ने मेरी प्रोफाइल, तब जैसे मैंने आपसे बात हो रही, सर से भी मेरी बात हुई, तब सर ने मुझसे एक चीज़ पूछी थी, क्योंकि काफ़ी लेट सेशन था, तो सर ने मुझसे पूछा कि ओके टेल मी, लाइक आई एम टेकिंग अ मिनी इंटरव्यू, टेल मी व्हाट वाज लाइक नोटोरियस थिंग यू डिड लास्ट टाइम रिसेंटली। तो मैंने बोला सर राइट नाउ, जस्ट फ्यू मिनट्स अगो। एंड सर ने बोला कब, क्या किया? मैंने कहा सर वो यहाँ पे मैम ने बोला था, रुखसार मैम ने वेट करने को, और मैं और मेरे साथ एक और लड़का था और 2-3 लड़कियाँ और थीं, तो हम सब चले गए थे मॉल में, घूम घाम के खा पी के तब आ रहे हैं। तो इस वजह से मैम को बताया नहीं था, चुपचाप निकल गए और फिर आ रहे हैं। तो सर ने मुझसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, फिर सर ने बोला यू लुक वेरी एकदम क्यूरियस टाइप और यू विल गेट रिकमेंडेड। तो वो इंसिडेंट था जब सर ने मुझसे 2 बार बोला था। दैट इज गुड। एंड कॉन्फ्रेंस डे है ना, तो कॉन्फ्रेंस में कैसे, तो ऑल वर दी ऑफिसर्स क्योंकि यूनिफॉर्म में रहते हैं, तो क्या सारे नेवी के ही ऑफिसर्स थे आपके बोर्ड में या डिफरेंट सर्विसेज के थे? मैम एक्चुअली उस दिन उन्होंने ब्लू यूनिफॉर्म पहनी थी जो होती है। ओके ठीक है, दैट वन जो फुल रहती है। और उसके अलावा हमारी साइक की जो सीनियर मैम थी वो थी, और बाकी सारे इतना देख नहीं पाई मैं, क्योंकि मैं बाहर बैठी हुई थी, तो मैं वेट कर रही हूँ। फिर उसके बाद अंदर बुलाते हैं, तो हमें पहले से बताया गया था कि आपको ऐसे अंदर जाना है, गेट ओपन करना है, कहाँ ग्रीट करना है, कहाँ बैठना है। तो हम लोग वो सब करके गए, मैं बैठी, और जो मतलब प्रेसिडेंट थे सबसे सामने थे, तो मैंने उनसे पहले ग्रीट किया, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग सर, जो भी था। फिर उसके बाद में ऐसा होता है उस बोर्ड में, शायद जितना मुझे पता चला है, कि जो आपका इंटरव्यू लेता है वो आपसे सवाल नहीं करता, उसके अलावा कोई करता है। तो सर ने मुझे एक्सपेक्ट था कि सर पूछेंगे, बट सर ने नहीं पूछा। उनके पास में जो हमारे अनदर इंटरव्यूअर थे, वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने मुझसे पूछा कि हाउ वाज योर स्टे एंड व्हाट डिड यू लाइक अबाउट दिस। तो मैंने भी बता दिया सर, हाइजीन वाज गुड एंड द फूड वाज वेरी गुड। तो सर ने बोला ओके ओके नाउ गो, एंड बस ये हो गया। फिर उसके बाद मतलब पूरी एसएसबी में मेरा ऐसा था कि हो गया, छोड़ो, नेक्स्ट पे ध्यान दो, क्योंकि अब कुछ हो तो सकता नहीं है। और फिर जब मैं वहाँ जाती हूँ कॉन्फ्रेंस में, जहाँ हम लोगों को हॉल में बैठाला जाता है, तो तब उस समय मुझे फीलिंग आ रही थी अंदर से कि हो जाएगा, इतना बुरा तो नहीं करके आई हूँ कि हो ही ना, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत बार वो सारी चीज़ें कर चुकी थी, तो मुझे पता था मेरी गलतियाँ कहाँ कहाँ पे हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, जब मेरा स्क्रीनिंग हो रहा था, तो यहाँ पे भी जब हमारा स्क्रीनिंग चलता था, तो जब ग्रुप स्टोरी बनती थी, नरेशन होता था, तो मैं बहुत गंदी थी उसमें। मतलब मैंने 1-2 बार नरेट किया, और मैं उस दिन मतलब बॉर्डर लाइन बोलो या बहुत गंदा गया, मैं कभी नरेट ही नहीं कर पाई कॉमन स्टोरी पे। तो फिर मैं सोच के गई थी मैं कॉमन स्टोरी नरेट नहीं करूँगी अपनी। तो मैंने जैसे ही उन्होंने बोला ओके नॉमिनेट समवन, तो मैं सबसे पहली थी जिसने बोला चेस्ट नंबर दिस, ताकि मेरा नाम ना बोला जाए। बट वो लड़की उठी नहीं, और उसके बगल में एक लड़की थी, उसने मेरा नाम बोल दिया, ओके चेस्ट नंबर 44। आई वाज लाइक, और क्योंकि यहाँ पे हमें बोला गया था कि आप एकदम अटेंटिव रहें और एकदम खड़े होकर बोलना स्टार्ट कर दें, तो मैंने भी खड़े होकर बोलना स्टार्ट कर दिया। तो सर ने बोला ओके सिट डाउन, हु वुड लाइक टू वॉलंटियर। तो मुझे थोड़ा रिलीफ मिला, चलो मैं नहीं बोलूँगी, कोई और बोलेगा। लड़कियों ने हैंड रेस किए, फिर भी सर ने बोला लेट चेस्ट नंबर 44 स्पीक। तो वो सब जब हुआ, तो फिर मुझे लगा कि इतना तो बुरा नहीं करके आई हूँ, तो हो जाएगा कहीं ना कहीं। फिर क्या हुआ, जब उन्होंने बुलाना स्टार्ट किया, मैम आई, तो तब भी मुझे कुछ दग दग कुछ फील नहीं हो रही थी। और फिर मैम आई, मैम ने बोला चेस्ट नंबर 1, चेस्ट नंबर 2, चेस्ट नंबर 3। तो मैं सोचूँ ये चेस्ट नंबर 1, चेस्ट नंबर 2, चेस्ट नंबर 3 काउंटिंग कर रही हैं क्या? फिर उन्होंने बोला चेस्ट नंबर 11। तब लगा नहीं, हो गया रिकमेंडेशन। फिर भी मैं वहाँ खड़ी हुई, और बाकी लड़कियों को भी बुलाया गया, तब भी मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था। मैं कह रही अच्छा चलो हो गया रिकमेंडेशन, ऐसा चल रहा था। और बाकी एक लड़की आई, वो रो रही थी, तो मुझे लगा मुझे भी रोना पड़ेगा क्या? मैंने कहा अच्छा नहीं कोई बात नहीं। फिर ईशा आती है, एंड ईशा हग्ड मी। जब उसने मुझे हक किया, तो मुझे लगा कि हाँ अब रिकमेंडेशन हुआ है। एंड वो आके खूब कॉन्ग्रेचुलेट करती है, बट मैं उसे लास्ट टाइम मिल नहीं पाई थी, क्योंकि वो पीछे के गेट डोर से चली गई थी, हमें हमारा सामान लेने को बोला गया था। तो इट वॉज समथिंग, जब ईशा आई तब लगा कि रिकमेंडेशन हुआ है, उससे पहले तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था मुझे। एक बहुत क्वेश्चन मन में चल रहा है, पिताजी आपके जो हैं वो सिविलियन बैकग्राउंड से हैं, एडवोकेट लाइन से हैं, और कैसे मतलब सपना कर गया फौज में जाना, और वो भी वाइट यूनिफॉर्म का कहाँ से क्रेज आ गया मन में? एक्चुअली मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो थे आर्मी में, तो जब मैं वो जेसीओ की रैंक पे थे इन एएमसी। तो जब मैं छोटी थी तो वो बताते रहते थे, तब मैं बहुत छोटी थी, अभी मुझे इतना ज़्यादा याद भी नहीं है, तो वो जब हम छत पे लेटते थे तो वो बताते थे कि हम ऐसे वैसे। तो इट वाज नेवर कि हाँ मुझे जाना ही है इसमें, बट
मुझे वो लाइफ जीनी थी जो मेरे बाबा ने जी थी कभी। तो फिर जब मैं बड़ी बड़ी हुई तो मुझे पता चला कि अच्छा मतलब एनडीए भी है। जब 11th में जब ये आया था पहली बार तो मुझे पता चला गर्ल्स का भी हो सकता है। तो मैंने अपने ट्यूशन ट्यूटर से बात करी, पूछा, इकट्ठा किया, तो पता चला कि अच्छा अगर मैं यहाँ जाऊँगी तो मुझे वही ज़िंदगी मिलेगी जो मेरे बाबा जीते थे। इट वॉज़ नॉट, मुझे पता भी नहीं था उस समय कि JCO रैंक क्या होती है, आर्मी मेडिकल कोर्स। जब मेरा मेडिकल हुआ तब मुझे पता चला अच्छा ये अलग ब्रांच होती है। मुझे पहले लगता था कि MNS ही सब कुछ है मिलिट्री का, और आर्मी मेडिकल कोर मुझे पता भी नहीं था। तो फिर मुझे पता चला ऐसे ऐसे, तो फिर उससे धीरे धीरे बन गई कि हाँ जाना है जाना है। और फिर ऐसा था कि वाटर से पता नहीं क्यों फैसिनेशन था, मुझे थोड़ी बहुत स्विमिंग आती थी या क्या कहो, तो वो उससे ही फैसिनेशन रहा मेरा हमेशा। एंड अब घर पे मतलब पापा का क्या रिएक्शन था व्हेन ही हर्ड कि यार अच्छा अनुष्का, कैसे बताया, किसको सबसे पहले बताया, पापा मम्मा किसको? ये तो एक डिफरेंट स्टोरी है क्योंकि मैं रिकमेंड हो गई तो मैं अंदर बैग लेने चली गई और मेरे साथ 2 लड़कियां और थीं जिनके पापा मेरे पापा के साथ स्टे कर रहे थे। उन्होंने पापा को बताया, पापा ने सबको बताया, और जब मैं कॉल कर रही हूँ तो सबको ऑलरेडी पता है। सब ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि अच्छा ओह अच्छा तुम्हारा हो गया। वो रिएक्शन नहीं मिल पाया। हाँ, लेकिन जब मेरा वो हुआ था मेडिकल क्लियर तो सबका रिएक्शन मिला था क्योंकि मेडिकल ही मेरा खुद में वैसा था। तो जब वो हुआ तो सबने कहा हाँ, तब मुझे लगा कि अच्छा चलो कुछ हुआ है, वरना मैंने तो वो रिएक्शन पूरी मिस कर डाली थी। मैं कह रही पापा आपने सबको बता दिया, कह रहे अरे बेटा तुम्हारा हो गया ये। तो ऐसा था उनको, मुझे कुछ पता ही नहीं चला किसका क्या हुआ। सही बात। तो अब तो घर में वैसे तो बेटियां वैसे ही सबकी लाडली होती हैं, तो अब और लाड प्यार मिल रहा होगा बिकॉज इन अ फ्यू डेज कब आ जाए सारी चीज़ें और कब इस तरीके से हो जाए, तो एक पॉजिटिव बहुत रहा होगा ना। और आपके फ्रेंड्स भी अब आपसे पूछते ही होंगे कि कैसे तैयारी की, टिप्स वालों की लाइन लगी होगी डेफिनेटली, आई बिलीव। इतना तो कोई नहीं कहता, फ्रेंड्स है ना तो वो तो नॉर्मली रखते हैं, उनके लिए तो चाहे कुछ भी हो रहा हो वो फ्रेंड्स ही रहता है। तो वो फ्रेंड सर्कल तो मेरा नॉर्मली रहता है, ऐसा कुछ खास नहीं रहता है अभी। Now coming on to the final closure of this show, ऐसे कौन से 3 टिप्स हैं जो अब आप आपके जूनियर्स को देने वाले हैं, जो बहुत जल्द आपसे मिलने आएंगे जब वो क्रैक कर लेंगे और नेशनल डिफेंस एकेडमी या इंडियन नेवल एकेडमी ज्वाइन करेंगे? सो व्हाट 3 टिप्स, प्रैक्टिकल टिप्स जो आप देना चाहते हो सबको? हमारे साथ एक भैया थे तो उन्होंने बताया था कि जब आप PPDT करते हैं तो अगर कई बार पिक्चर क्लियर नहीं दिखती है तो उस समय आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी आइज़ थोड़ी स्क्विट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपको एक अलग एंगल दिखाई देगा। फिर जब आप दोबारा ओपन करेंगे तो पिक्चर आपको डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से दिखेगी। तो उस हिसाब से आप अपनी पिक्चर देख सकते हैं। और पिक्चर को उन्होंने बोला था पिक्चर को देखना इंपॉर्टेंट है, हर एक छोटी माइन्यूट डिटेल्स ऑब्जर्व करना इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में किया था कि मैं लिखना स्टार्ट कर देती थी और मेरी पिक्चर काफ़ी गलत हो जाती। तो भैया थे, सैम भैया और समक्ष भैया, उन्होंने ऐसे बोला था कि तुम ये टिप्स यूज़ कर सकती हो। उसके अलावा जैसा मैंने अभी बोला, न्यूज़ के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूज़ तैयार करो। जैसे अगर आप न्यूज़ तैयार कर रहे हो तो इंटरनेशनल, एक नेशनल, 5 कोई भी टॉपिक ले लो, नेशनल और फिर स्टेट हो गया, कोई हेल्थ में हो गई या कोई डिफेंस सेक्टर में हो गई, ऐसे 5 न्यूज़ डिफरेंट तरीके से, बट उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। और तीसरी टिप वुड बी द सेम कि जैसे जब इंटरव्यू होता है तो आप ये नो सर, हर बार हम सेम चीज़ बोलते हैं तो वो मत बोलो, अलग अलग डिफरेंट तरीके से। जैसे जो मेरी रूममेट्स थी, जैसे मैं बोलती थी, जब मैं इंटरव्यू दिया तो मैंने बोला सर आई कैन नॉट रिकॉल एट दिस मोमेंट, सर आई विल लेट यू नो इन द कॉन्फ्रेंस, सर दिस इज़ ऑल आई रिमेंबर एज फॉर नाउ, सर दिस इज सर नो सर सॉरी सर। 5 चीज़ें मैं बना के गई थी, अगर मुझसे बोलेंगे तो मैं ये 5 बोल दूंगी जाके। तो ये 3 टिप्स थी जो मैं दूंगी फॉर SSB। वेरी नाइस। एंड आज का जो हमारा टॉक शो रहा वो बहुत ही सुंदर रहा और बहुत ही चिट चैट मैनर में, जो एक पॉडकास्ट का एक एसेंस होता है, उसमें हमने कितना सुंदर सा एक शूट किया है। डियर एस्पिरेंट्स, आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा। विद दिस अनुष्का, मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ आपके फ्यूचर के लिए। आई सी यू अभी से ही एक इमेजिन कर पा रही हूँ वाइट यूनिफॉर्म के अंदर, एंड वो मेरे लिए और भी खास दिन होगा जिस दिन उस यूनिफॉर्म की फोटोग्राफ हमारे पास आएगी, एंड आई वुड सी यू रिजॉइसिंग विद हैप्पीनेस। एंड अंतिम पग लेते हो आप अपने देश के लिए अपना सर्वस्व जो है न्यौछावर करोगे। विद दिस एस्पिरेंस, आज आपने अनुष्का के स्टोरी से ये देखा कि फेलियर था, लेकिन फेलियर को इट्स बेटर लेट देन नेवर वाले सिचुएशन से जो हमें एक एग्जाम्पल मिलता है कि फेलियर से उभरना और डिसीजंस लेना, राइट मोमेंट पे राइट प्लानिंग के साथ में रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना, SSB इंटरव्यू क्वालिफाई करना अपने पहले प्रयास में, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी,
का एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल आज हमने देखने को मिला। विद दिस एस्पिरेंट्स, नेशनल डिफेंस एकेडमी के 153rd कोर्स में टीम सेंचुरियन ने इस बार 9 रिकमेंडेशंस दिए हैं फीमेल एंट्री के, जो कि पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा है। आज आपने ये कहानी सुनी, जल्द मिलूंगी एक और ऐसे ही सुंदर से एस्पिरेंट के साथ में और शेयर करूंगी उनकी सक्सेस स्टोरी। टिल देन, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू अनुष्का। स्टे ट्यून डियर एस्पिरेंट्स फॉर मोर। थैंक यू, नमस्कार एंड जय हिंद।